गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत आघूर्ण के बारे में मैंने बताया था। और मैंने कल ये बताया था कि हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निकालेंगे। और मैंने कल बताया था कि दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है ये यूपी बोर्ड के लिए। और मैंने बताया था जो पहला है वो है निरक्षीय स्थिति, जो कि कल मैंने बताया था एक्सियल लाइन। कल मैंने बताया था जो आया था E बराबर 1/4πε0K इंटू 2P/r3। आज हम इसका दूसरी स्थिति बताएंगे और दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी स्थिति ये है निरक्षीय स्थिति। दूसरी स्थिति है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन या ट्रांसफर पोजीशन। ये क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया था कि ऐसे वैद्युत द्विध्रुव होता था, मान लीजिए प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसी अक्ष पर एक कोई बिंदु होता था जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई एक त्रिभुज होगा। जैसे ये मान लिया हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये आप जानते हैं ए और बी, ये क्या बन गया? द्विध्रुव बन गया। मैंने बताया था यहाँ एक मध्य बिंदु होता है O, यहाँ O आप ले लीजिए, चाहे नीचे चाहे ऊपर। तो दूरी ये कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। मैंने बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 2L होता है। इसलिए यहाँ पर भी ये आपको जो है दूरी को हम बांट लेंगे 2L को हाफ, तो इधर भी L हो जाएगा इधर भी। तो ये जो निरक्षीय स्थिति होती है, निरक्षीय स्थिति ये है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के लंबवर्धक रेखा पर, केवल लंबवर्धक रेखा है द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर, ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव के लंबवर्धक रेखा पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर इसके कारण और इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो जरा यहाँ पे ये हेडिंग डाली, यहाँ मिटाना पड़ेगा। ये इंग्लिश में हमने लिखा इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि इसके ऊपर भी लाइन बनानी पड़ेगी। हिंदी में निरक्षीय स्थिति, इंग्लिश में इक्वेटोरियल पोजीशन, UUITORIAL, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो अब वहां पे क्या था? यह बिंदु P इसी लाइन में था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? एक्सियल लाइन रखा गया था। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये निरक्षीय स्थिति क्या होता है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर द्विध्रुव के लंबवर्धक रेखा पर O से, ये O है, यहाँ एक r मीटर की दूरी पर एक बिंदु ये P है। ये बिंदु P जो है कहाँ पे है? ये इस r मीटर की दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एट दिस पॉइंट P वी हैव कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं? हमने बताया था कि इस बिंदु पे निकाल रहे हैं, जैसे वहां निकाले थे तो P से प्लस Q की दूरी लेंगे और P से माइनस Q की दूरी। तो यहाँ पर भी ये दूरी P से प्लस Q की दूरी P भी हो गया और P से माइनस Q की दूरी आपकी PA हो गया। मैंने बताया था क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको क्या है कि प्लस क्यू और उसके कारण ही बिंदु P पर दिशा दिखानी पड़ेगी और माइनस क्यू आवेश के कारण ही बिंदु P पर क्या बतानी पड़ेगी? दिशा बतानी पड़ेगी। और मान लीजिए हम मान लेते हैं कोण क्या है? थीटा है, मान लेते हैं। तो अब आप बताइए जरा
कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र दिशा निकालेंगे, हम मान लेते हैं E1 जो है वो किसके कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और E2 किसके कारण है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो कल मैंने बताया था कि यदि आवेश प्लस है तो हमेशा जो आवेश की दिशा होगी उससे दूर होगी, और माइनस के कारण माइनस की ओर होगी। तो चूंकि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माने हैं, इसलिए बिंदु P पर इससे दूर होगी, अर्थात ये होगी, ये जो होगा वो E1 होगा। इसी तरीके से ये माइनस है तो P के कारण जो दिशा होगी इधर होगी, और ये हम मान लेते हैं कि ये माइनस, ये E2 माइनस के कारण, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चित्र बनाना हो बना लीजिए, चित्र की बिना चित्र की मदद से आप समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप इसे बनाना है तो आप इसे बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे चित्र ही की बात है। तो अब जरा देखिए, ये चित्र बनेगा निरक्षीय स्थिति का। तो लिखने का तरीका जो है बोल देने लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, माना लिखना लिख लीजिए, माना एक वैद्युत ध्रुव, ये जरा सीधा रहेगा, ध्यान रखिएगा, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के लंबवर्धक रेखा पर O से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। अब लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। अतः हम E1 का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, E1 का। अब जरा चीज ध्यान रखिए, क्योंकि हम E1 का निकालेंगे तो P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी, अर्थात P से प्लस क्यू आवेश की दूरी चाहिए और P से माइनस क्यू आवेश की दूरी चाहिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे, जरा देखिए, ये दूरी L है, ये दूरी R है, ये कण हुआ, तो ये क्या मिलेगा, आधार का वर्ग अर्थात लंब का वर्ग, और इधर भी यही होगा। अगर हम यहाँ निकालें तो ये दूरी, ये वाली जो P और A है, हम यहाँ लिख रहे हैं, ये भी क्या हुआ, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, या तो हम वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर किनारे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी क्या है, फिर से ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर है, जो इधर है वही इधर भी होगा, अर्थात जो PA होगा वही क्या होगा, PB होगा। अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये भी होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये भी होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, E1 तो फार्मूला यही होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर। R की जगह प्लस Q का आने में दूरी क्या हो जाएगी, दिशा B से P की ओर। देखिए इस P पर है लेकिन इधर की ओर है, इसे हम दूरी क्या लिखेंगे, प्लस Q आर से BP स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं, या E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान, देखिए BP कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब दिशा क्या होगी, चूंकि B से P की ओर है तो लिखेंगे BP की दिशा, फिर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 आएगा, E2 ना यही मिलेगा ना 1/4πε0K इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा, -q के कारण दूरी क्या है, देखिए पी ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PA² और दिशा भी P से होती है, ऐसे लिखेंगे PA की दिशा। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो जो E2 बराबर आएगा 1/4πε0K इंटू क्यू अपान, यहाँ पर PA भी क्या है, PA भी है √r² + तो स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर रूट हट जाएगा। ये समीकरण 2। इसको चाहे तो आप उतार लें, यहाँ से कहाँ से उन्होंने बताया है कि हम बोल रहे हैं माना +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E1 है, तो E1 को हमने लिखा 1/4πε0K इंटू क्यू अपान PV², फिर E1 1/4πε0K PP, ये कितना है √r² क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हटे रूट हट जाएगा, फिर -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकाल दिया। अब देखो ध्यान क्या है, जैसे वहां पे था वहां पर भी हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो जब उसी अक्ष पर था तो आप लोगों ने देखा था कि वहां E1 और E2 अपोजिट दिशा में आया था, तो हमने वहां परिणामी निकाल लिया था कि चूंकि E1 और E2 विपरीत दिशाओं में है, अतः इनका परिणामी क्या होगा, इनके अंतर के बराबर होगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, जो हमारा E1 और E2 है इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में यूज करना पड़ेगा। इसका एक अलग से मैं चित्र आपको बना रहा हूँ, देखिए ये चित्र यहाँ बना रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए, ये चित्र सेम यहाँ पे जैसे देखिए ये है, यहाँ पे इसी चित्र को हम यहाँ पे ये बना रहे हैं, जरा देखिएगा, ये E1 है और देखिए जरा ये E2 था, देखिए चित्र में, और यहाँ पे ये बिंदु P है, जरा ध्यान से देखिएगा, यही सेम चीज यहाँ बना हुआ है, ये इधर हो गया, ये E1 है, नीचे E2 है। अब अगर हम E1 और E2 को अगर हम क्षैतिज और लंबवत घटकों में विभाजित करेंगे तो आप जानते हैं E1 को लिखेंगे तो E1 cos θ, E2 cos, E1 sin θ और E1 cos θ आएगा। इसी तरीके से E2 को हम करेंगे तो क्या मिलेगा, E2 sin θ, E2 cos θ। देखिए E1 को अगर हम करें तो आप जरा देखिए कि आपका क्षैतिज घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा, तो ये क्या मिलेगा, E1 sin θ। यहाँ लिखेंगे कि E1 लिखते चलो चाहे तो, तथा E2 को क्षैतिज तथा लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, तो देखिए E1 sin θ है, इधर क्या होगा, इसका क्षैतिज घटक क्या मिलेगा, E1 cos θ। इसे E2 इधर है तो E2 का जो क्षैतिज घटक वो इधर ही आएगा, तो ये दो एरो बना सकते हैं, ये क्या आएगा E2 cos θ, इधर क्या आएगा E2 sin θ। देख लीजिए E1 का ये घटक E1 sin θ होगा और ये घटक नीचे E2 sin θ होगा, लेकिन ये वाला घटक दोनों की दिशा एक ही होगी, E1 और E2 की। जब दोनों की एक ही होगी तो आप देख रहे हैं एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें परिणामी निकालना है, E1 sin θ, E2 sin θ, और जो है इन सबका परिणामी निकालना है। तो यार देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा
2 से E1 बराबर E2। देखो ये E1 का भी मान आया है 1/4 के Q/r² प्लस L स्क्वायर, और U2 का मान आया है 1/4 के Q/r² प्लस L स्क्वायर। यहाँ E1 E2 का मान जब 1 है तो जरा ये बताइए E1 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, यहाँ भी E2 में E1 लिख सकते हैं, या E2 साइन थीटा यहाँ भी E1 के E2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा आपस में बराबर और विपरीत होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अतः जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आपकी क्या आएगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। फिर से एक बार इसको देख लीजिए कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, देखिए फिर से लिखेंगे कि समय एक तरह 2 से E1 E2 आता है E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा आपस में लिखते रहते हैं तो बराबर तथा विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। और E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा देखिए एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। ठीक है, आता है बिंदु P पर, आता है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E बराबर मिलेगा उधर क्या मिलेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ध्यान में बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, मैंने भी आपको बताया। देखिए ये वाला जो चित्र हमने बनाया सेम इसी तरह बनाया है। तो E1 और E2 को अगर हमने क्षैतिज और लंबवत घटकों में विभाजित किया तो E1 साइन थीटा E1 का जो है और E1 cos थीटा, ये जो आपका E1 को घटक विभाजित करने पे आया, और E2 को जब हमने विभाजित किया तो E2 साइन थीटा और E2 cos थीटा आया। तो आप देखिए कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में आए, क्षैतिज दिशा में, और E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा चूंकि E1 E2 बराबर है, अतः E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा आपस में बराबर और विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, केवल आपका बचता क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो E1 साइन cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में बराबर और विपरीत होने के कारण आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जो हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसी को सॉल्व करना है। तो अगर बेटा चित्र बना लिए हो तो चित्र बना जो है मिटाना पड़ेगा। अब इसके बाद इधर हम आएंगे तो चित्र अगर न बनाए तो बना लीजिए, त्रिभुज बनाना है देख लीजिए, एक ऐसे बना लीजिए, ये A ये B किताब से बना हुआ है, प्लस Q माइनस Q, ये त्रिभुज का मध्य बिंदु है। O इधर भी L होगा, O से B तक, O से A तक L होगा। इससे 8 मीटर की दूरी पर बिंदु P है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके कारण इसकी दिशा E1 हो जाएगा, माइनस के कारण इसकी दिशा E2 इधर हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा ये भी थीटा हो जाएगा। और ये अगर आप निकालेंगे तो अनुराग स्क्वायर आएगा। इसको एक बार देखिए बना लीजिए, तो हम इधर मिटा देते हैं। चित्र बिल्कुल आपको बना हुआ है। तो चलिए हम इसके बाद जो है देखिए, अब E बराबर वहां पर देखिए E बराबर E1 का मान लिखा है, कितना है 1/4
या एक काम और कर सकते हैं, वहां जरा देखिए, क्योंकि E1 बराबर E2, क्योंकि E1 बराबर E2 आता है E बराबर, हम यहाँ पे E1 के स्थान पे E2 लिखते, चाहे यहाँ E2 के स्थान पे E1, तो हम लिख सकते हैं E1 cos थीटा, और E2 के स्थान पे लिख सकते हैं E1 cos थीटा, या जो E बराबर मिलेगा वो मिलेगा 2E1 cos थीटा। E1 का मान यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q/r² प्लस L। अब cos थीटा, बेटा जो चित्र आया था एक बार छोटा सा फिर यहाँ देखो बना दे रहे हैं, ऐसे ही था, ये प्लस क्यू था, बी था, ये माइनस क्यू था, ये ए था, ये आपका ओ था। समझने के लिए चूंकि मिटा दिए यहाँ पे एक लाइन, ये आर था, यहाँ पे पी था, हम इतने बनाएंगे। तो ये हमारा क्या आया था r² प्लस L²। ध्यान दीजिए cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है L और कर्ण कितना है √r² प्लस L²। तो चित्र पहले बना हुआ था, हम इसको मिटा कर लिखेंगे, तो यहाँ आधार बटे यहाँ पे कर्ण आया, तो L/ जो मिलेगा हमें cos थीटा, ये cos थीटा मिलेगा L/√r² प्लस L², ये मिलेगा हमें। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ये 2 यहाँ चला जाए, लिख सकते हैं Q इंटू 2L, और ये देखो ये r² प्लस स्क्वायर अंडर से बाहर है, अंडर से अंदर है, इसे वैसे लिख सकते हैं r² प्लस L² पर 3/2, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि x इंटू √x, x पर 3/2 होता है। अब यहाँ पे चित्र में पिछला भी आप देखे थे, चूंकि L लेस देन R, क्योंकि L का मान R की तुलना में छोटा है, आता है L² वेरी वेरी लेस देन R² हो जाएगा, क्योंकि L लेस देन R, इसलिए L² कैसे लिख सकते हैं, ऐसे आप लिखिए, क्योंकि L का मान, क्योंकि ये तो संकेत में था, L का मान R की तुलना में छोटा है, अतः L², हम करेंगे L² R² की तुलना में बहुत छोटा होगा, अतः L² को R² की तुलना में नगण्य मान लेने पर, ठीक है ना, क्योंकि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है, अतः L² R² की तुलना में बहुत छोटा होगा, अतः L² को R² की तुलना में नगण्य मान लेने पर, जब हम नगण्य मान लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, तो E बराबर हमें मिलेगा, यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, Q इंटू 2L को हम लिख सकते हैं P, आगे लिख सकते हैं, क्योंकि Q इंटू 2L बराबर P, यहाँ पे L² नगण्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा तो मिलेगा R² पर 3/2। अगर देखिए यहाँ पे जब 3/2 है तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 तो मिलेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू P/r³। यही है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और वैसे आप जानते हैं कि निर्वात अथवा वायु के लिए हम K बराबर 1 कर देंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/r³, और
1/4 पाई जो मान होता है 9 गुणित 10⁻9। तो ई बराबर लिख सकते हैं 9 गुणित 10⁻9 इंटू P/RT। तो आपने देखा अच्छी स्थिति में आया था 2P/RT, अर्थात अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसकी क्या होती है, दुगनी होती है, और अच्छी स्थिति की तीव्रता में क्या होती है, देखिए वहां पे ये आपको वो 2P आता था और ये क्या आता था P, अर्थात जो अच्छी स्थिति होती है उन्हें अच्छी स्थिति से क्या होती है, दुगना होती है। ठीक है, ये टॉपिक यहीं समाप्त होती है। फिर कल हम आपको बताएंगे कि किसी वैद्युत विद्युत पर लगने वाला बल कितना होता है।